हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो तो जो सबसे इम्पोर्टेंट मैगज़ीन है वो होती है प्रतियोगिता दर्पण। तो मई 2023 का एडिशन अभी हाल ही में प्रकाशित हो चुका है। तो इस वीडियो में हम उसी अंक का विश्लेषण करेंगे। तो ये पहला पार्ट होगा जहाँ पे हम देखेंगे सार संग्रह। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मेक श्योर लास्ट तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। तो पहला क्वेश्चन है, वत्स महाजनपद के किस शासक को अवंती के शासक प्रद्योत ने बंदी बना लिया था? तो ये थे शासक उदयन। फिर है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। तो आपको बताना है कि किसका प्रतीक है। तो प्रतीक है भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, इसका प्रतीक माना जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा को। फिर सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित किसको है? तो ये है भगवान इंद्र को। फिर है, किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? तो ये है सुत्त पिटक में। फिर है, वह कौन चोल नरेश था जिसके शासन काल में तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो बृहदीश्वर मंदिर है इसका निर्माण हुआ था राजा राज एक। ये चौल नरेश थे। राजा राज एक इनके कार्यकाल के दौरान हुआ था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। कहाँ पे? तंजौर के। फिर दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किस सुल्तान ने आरिजे मुमालिक यानी कि सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी के पद पर नियुक्त किया एवं बरन का सूबेदार बनाया था? तो यहाँ पे देखिए आरिजे मुमालिक, कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये पद किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आरिज ए मुमालिक रिलेटेड है सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी, उसे कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है कैकुबाद। फिर है, विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। फिर है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। फिर है, किस मुगल शासक की उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार एवं मालियों का मुकुट कहा गया था? तो ये शासक थे बाबर। इन्हें उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा जाता था। फिर किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो ये शासक थे हुविष्क। इसके बाद है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पहला सवाल है, इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाएं। तो ये कथन किसका है, यह बताना है। तो ये कथन था एम.जी. रानाडे का। फिर है, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? तो वो पब्लिसिस्ट यानी अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर। फिर है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। फिर है, अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। तो ये जो दिवस है ये किस तिथि को मनाया गया था, ये बताना आपको। तो ये दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 में। फिर है, वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया था? तो ये हुआ था 1923 में। फिर है, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो ये केस था लाहौर का षड्यंत्र केस। फिर है, 9 अगस्त 1942 या कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय, तो सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी गई थी? तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन ज़ीरो आवर। फिर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये किस घटना से प्रारंभ किया गया था? तो ये शुरू हुआ था नमक कानून जब तोड़ा गया था उस घटना से। फिर है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में
मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये था कराची अधिवेशन 1931 में। और अध्यक्षता में किसके हुआ था? अध्यक्षता थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। फिर अब बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग्स के इन्होंने निरस्त कर दिया था बंगाल विभाजन को। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? यानी आपको बताना कि भारत का जो संविधान है उसमें क्या बताया गया कि कोई अगर राज्य की कोई विधानसभा है तो उसमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं। तो संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो क्या होती है? तो सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश है इनका रिटायरमेंट का एज होता है 65 साल और हाई कोर्ट के जज का एज होता है 62 साल रिटायरमेंट का। फिर अब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? तो यह अनुच्छेद है 32वां। फिर राज्य विधायिका में शुरू होने वाले धन विधेयक के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे राज्यपाल की आवश्यकता होती है, राज्यपाल की जो सहमति होती है उसकी आवश्यकता होती है। फिर है पहले वित्त आयोग की सिफारिशों में किस अवधि को शामिल किया गया था? तो यह अवधि थी 1952 से लेकर 1957 की। तो जो पहला वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया था, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो इसकी सिफारिशों में 1952 से लेकर 1957 तक की अवधि को शामिल किया गया था। फिर किस देश का संविधान भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान का प्रेरणा स्रोत है? तो जर्मनी का संविधान जो है ये प्रेरणा स्रोत है आपातकालीन प्रावधान के लिए। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? 35वां संविधान संशोधन था जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर कस्बा योजना समिति भारतीय संविधान के किस भाग में आती है? तो यह आता है भाग 9A में। ठीक है, भाग 9A। फिर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो ये करता है केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी में भी नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो उस पर कानून बनाने का अधिकार है संसद को। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, भारत एवं विश्व का भूगोल। पहला क्वेश्चन है, भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है? तो यह है क्रोड। फिर अब पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है 930 लाख मील। फिर आपको बताना है कि पृथ्वी की आयु कितनी है? तो पृथ्वी की आयु है लगभग 4.5 अरब वर्ष। नेक्स्ट है, सिंधु नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। नेक्स्ट है, भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। फिर है जवाहर सागर, ये एक बांध का नाम है। आपको बताना है कि किस नदी पे ये बांध बना हुआ है? तो चंबल नदी पे बना हुआ है जवाहर सागर बांध। नेक्स्ट है, कौन सा जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है? स्ट्राम्बोली। ठीक है, स्ट्राम्बोली यह एक ज्वालामुखी है जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है, वे चट्टानें जिनमें परस्पर मिले रंध्रों के आकार बड़े होते हैं और जिनके अंदर से होकर भूमिगत जल स्वच्छंद रूप से बहता है, उन चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो वो चट्टान कहलाती हैं जलभृत। नेक्स्ट, रांची के पठार हैं जो कि पश्चिम में उठे पठारों का एक समूह है और उनके समतल शीर्ष लैटेराइट से ढके हुए हैं। तो आपको बताना उन पठारों को क्या कहा जाता है? तो उन पठार को कहा जाता है पाट। फिर है, टर्की में अनातोलिया का अंतर पर्वतीय पठार ये किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो ये पॉटिक एवं टॉरस पर्वत श्रेणियों के बीच में है।
नेक्स्ट है यहाँ पे पर्यावरण एवं जैव विविधता, जहाँ पहला क्वेश्चन है हिमालयन रेंज प्रजाति विविधता में बहुत समृद्ध है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। फिर है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है, आपको ये बताना है। तो यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है, जिसे नाम दिया गया है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। फिर है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ एक दलदल होने में अद्वितीय है, जो एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है। तो राष्ट्रीय उद्यान है किबुल मजाजो नेशनल पार्क और ये है मणिपुर में। फिर एक कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से बहने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम है रामगंगा, और ये जो रामगंगा नदी है कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से बहती है। फिर है किस टाइगर रिजर्व को पहले इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और अणिमाली वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, तथा जो भारत के अणिमाली हिल्स तमिलनाडु में स्थित है और एक संरक्षित क्षेत्र है। तो ये है अणिमाली टाइगर रिजर्व। क्या क्या याद रखेंगे इसमें से? इसका पहले नाम था इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, ये तमिलनाडु के अणिमाली हिल्स में है, इसका नाम है अणिमाली टाइगर रिजर्व। फिर इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, ये शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था टॉन्सले ने। फिर है वन में पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो अपघटनकर्ता समूह में सम्मिलित किया जाता है कवक को। फिर पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुभिद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि ढलानों के कारण जो पानी है वह बह जाता है और पौधों के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। फिर है एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? तो जो जलवायु संबंधी कारक होते हैं वो एक इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करते हैं। फिर है मरुस्थलीय भवन यानी कि डेजर्टिफिकेशन, ये किससे होता है? तो बहुत ऊंचे तापमान एवं कम वर्षा के कारण डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीय भवन होता है। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था। पहला क्वेश्चन है नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी का जो क्राइटेरिया रखा गया है, लिमिट ये कितना रखा गया है? तो नगरीय क्षेत्र के लिए ये क्राइटेरिया यानी कि लिमिट रखी गई है 2100 कैलोरी की। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन। फिर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो जो सूत्र दिया गया था ये डी.टी. लकड़ावाला के द्वारा दिया गया था, डी.टी. लकड़ावाला। फिर नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के जो लोग हैं उनका आकलन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, इनके सर्वेक्षणों के आधार पे जो नीति आयोग है निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। फिर है नरसिम्हम समिति, ये किससे संबंधित है? तो ये समिति संबंधित है बैंकिंग सुधार से। फिर है बुल और बियर, ये जो शब्द हैं किससे संबंधित है? तो आज के डेट में तो लगभग सभी को पता होगा, ये बुल और बियर संबंधित है शेयर मार्केट से, शेयर बाजार से। फिर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, इसका आधार वर्ष क्या है? इसका आधार वर्ष है 2012। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, इसका आधार वर्ष क्या है? इसका आधार वर्ष है 2011-12। फिर भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड जो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना वर्ष 1988 है, मतलब 1988 में इसका स्थापना किया गया था और इसे वैधानिक दर्जा यानी कि स्टैच्यूटरी स्टेटस कब प्रदान किया गया था ये बताना है। तो इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था 30 जनवरी 1992 में।
फिर है भारत की जनसंख्या विभाजक दशक कौन सा वर्ष माने जाते हैं? तो 1911 से 1921 को भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। फिर है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। यहाँ पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर है मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो जो पित्त है ये यकृत में बनता है और गाल ब्लैडर में जाके इकट्ठा होता है। फिर एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो टोटल 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुक्त होती ऊर्जा। ठीक है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर है अर्जेंटाइट, ये किस धातु का अयस्क है यानी ओर है? तो ये चांदी का अयस्क है। फिर है कोशिका में राइबोसोम का मतलब क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, यानी कि जो प्रोटीन होता है इसका संश्लेषण करने में सहायता करता है राइबोसोम, यही काम होता है राइबोसोम का। फिर है यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं तो दृष्टि में कौन सा दोष कहा जाता है? तो ये होता है मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। फिर है कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो ये है मैथिल सैलिसिलेट। फिर रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है रेखीय संवेग के संरक्षण पे। फिर आँख में आइरिस जो होती है, आइरिस क्या काम करती है ये बताना है। तो आइरिस का काम होता है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो मात्रा है उस पर नियंत्रण करना। फिर यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर लेता है तो वो कैसी दिखाई देगी वस्तु? तो जो वस्तु है ये पूरी तरह से हमें काली यानी कि ब्लैक कलर की दिखेगी। फिर शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। पहला क्वेश्चन है, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? तो इसका आंसर होगा अंतर्दर्शन। फिर है मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा दी गई है। फिर मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा कौन सी है? तो किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है, ये परिभाषा दी गई है क्रो एंड क्रो के द्वारा। नेक्स्ट है, वे प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? इस पुस्तक के रचयिता है हेनरी कॉल्डवेल कुक। फिर है मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्किनर का। फिर है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्टैनले हॉल का। फिर है वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? यह प्रयोग किया गया था 1920 में। फिर है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये आधार है चिंतन और कल्पना। फिर है किसका मत है कि बच्चे अपनी बुद्धि का विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो यह मत है मैस्लो का। नेक्स्ट है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा किस लक्षण मतलब कौन सी चीज़ का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? जो बच्चा है यह डिस्लेक्सिया यानी कि पठन अक्षमता का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। फिर है आगे संप्रेषण और संचार। पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा वैयक्तिक होना किस प्रकार का संप्रेषण माध्यम है? तो ये नकारात्मक संप्रेषण माध्यम है। फिर है पार्श्विक संप्रेषण किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है संगठनात्मक पारिस्थितिकी से। नेक्स्ट, संचार प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? तो सबसे पहले आता है कूट लेखन। नेक्स्ट है, संचार की वह विधि जिसमें एक ही स्रोत को बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना प्रेषित करना शामिल है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जनसंचार। फिर मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता। अंतर्वैयक्तिक संचार के किस सिद्धांत को ये इंगित करता है? तो इंगित करता है अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत को। फिर है किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार कौन हैं? तो ये हैं
सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना और निर्णय लेने को सहज बनाना। फिर है आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ कौन सा होता है? ये होता है समकालिक। नेक्स्ट है दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? वो क्षमता होती है अंतर्वैयक्तिक। फिर संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कब होती है? तो कभी कभी गैर इरादतन होती है। नेक्स्ट है संचार पर उनके प्रभाव के लिए इशारों और शरीर की मुद्राओं के अध्ययन को इस रूप से जाना जाता है। तो जो रूप है इसे कहा जाता है काइनेसिक्स। फिर है खेलकूद। तो विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो यह गौरव प्राप्त है रामनाथन कृष्णन को। फिर है विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो यह है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है किसी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं बाईचुंग भूटिया। फिर है विश्व का फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो सबसे ज़्यादा बार जीता है ब्राज़ील ने, टोटल 5 बार। फिर है भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो ये थे CK नायडू। फिर है पहली बार 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में कब मनाया गया था? मनाया गया था 1995 में। फिर ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये हैं KD जाधव। फिर है ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह है कर्णम मल्लेश्वरी। फिर है विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? तो यह है बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? तो ये था भारत। फिर आगे कृषि। तो आपको बताना है कि एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है। तो ये किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये संबंधित है शहद के उत्पादन से। शहद के उत्पादन को कहा जाता है एपीकल्चर। नेक्स्ट है एक ही भूमि पर एक ही समय में 2 तरह की फसलों को उगाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फसल चक्र। फिर है मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो यह है प्राथमिक। फिर है सैक्रामेंटो सॉन जेवाक्विन घाटी, ये अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस यानी कि नींबू वंश के फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है। तो ये आपको बताना है कि है कहाँ। तो यह अवस्थित है कोलंबिया में। फिर है विटीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है, ये किसके उत्पादन से संबंधित है? तो अंगूर के उत्पादन से संबंधित है विटीकल्चर। अंगूर के उत्पादन को कहा जाता है विटीकल्चर। फिर है चाय के पौधे उगाने की डैपाग विधि कहाँ से विकसित हुई थी? ये विकसित हुई थी फिलीपींस से। फिर है कनाडा के प्रेरी प्रदेश में गेहूं की कृषि कब से की जाती है? तो ये गेहूं की कृषि की जाती है ग्रीष्मकाल में। कहाँ की बात हो रही है? कनाडा के प्रेरी प्रदेश में। फिर है ATP चक्र किसने प्रतिपादित किया था? तो ATP चक्र प्रतिपादित किया गया था लिपमैन के द्वारा। फिर है विश्व का प्रथम शाकनाशी यानी कि हर्बिसाइड कौन सा है? तो ये है 2,4-D। फिर है न्यू लीफ। न्यू लीफ ये किस चीज़ की प्रजाति, किसका एक किस्म है? तो आलू का एक किस्म है न्यू लीफ। फिर है आगे कंप्यूटर ज्ञान। पहला क्वेश्चन है ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मॉडेम। फिर आपको बताना जो डेटा शब्द है ये किस शब्द का बहुवचन है? तो डेटम शब्द का बहुवचन है डेटा। फिर पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? तो इसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। और अगर कंप्यूटर बंद है, उसको पहली बार चालू किया जा रहा है, तो वो कहलाता है कोल्ड बूटिंग। फिर है यूपीएस का फुल फॉर्म बताना आपको। तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। फिर है GUI, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट है एक ही समय पर दोनों दिशाओं में कंप्यूटर से डेटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसे कहा जाता है फुल डुप्लेक्स। फिर है उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लैन। लैन यानी कि लोकल
एरिया नेटवर्क। फिर है CD रोम, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो CD का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। फिर है कंप्यूटर की कौन सी छोटी इकाई कंप्यूटर से सभी अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करती है? तो ये होता है ALU यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फिर आपको बताना है कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, कई लोग इसे रीडर लिख देते हैं और ऑप्शन में भी आपको रीडर मिल जाएगा। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर नहीं होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। आगे यहाँ पे विविध क्वेश्चन है कुछ, इन्हें भी देख लेते हैं। तो 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? तो वो रेडियो स्टेशन था मैसूर का। फिर है बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार, इसमें कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें 64 लिपियों का उल्लेख किया गया है। फिर है छछूंदर के सर में चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या है? तो किसी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना, इसे कहा जाता है छछूंदर के सर में चमेली का तेल। नेक्स्ट है लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ है? तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है इटली में। अगला सवाल है प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? तो यह है जावा में। फिर है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो यह है सांख्य। नेक्स्ट है किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR कर दिया गया था? तो ये किया गया था 1936 में। फिर है कोई इर घाट तो कोई बीर घाट, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तालमेल ना होना। फिर है जस दूल्हा तस बनी बारात, इसका अर्थ क्या होता है? मतलब कि सभी साथी जो हैं सब एक ही जैसे हैं। फिर है कंबोडिया स्थित अंगकोर वाट मंदिर, ध्यान सुनिएगा, अंगकोर वाट मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में। तो कंबोडिया स्थित अंगकोर वाट मंदिर ये किस देवता को समर्पित है? तो समर्पित है भगवान विष्णु को। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए वीडियो का फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट सार संग्रह को कवर किया। अभी वीडियो का एक और पार्ट आएगा जहाँ पे हम नवीनतम सामान्य ज्ञान, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर उसमें डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही वो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर भी ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा जॉब नोटिफिकेशन, डेली जीके, वोकैब सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।